हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। प्लीज़ हमारी मदद करें हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसदीय समितियां। तो चलिए संसदीय समितियों से रिलेटेड सारे फैक्ट को पहले पढ़ते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। संसद अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करती है? समितियां बनाई जाती हैं, उन्हीं समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त की जाती हैं और निर्वाचित की जाती हैं। सदन में ही उनकी नियुक्ति होती है और वहीं सदन में ही उनको निर्वाचित किया जाता है। यह अध्यक्ष सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। या तो उनकी नियुक्ति होगी सदन में या निर्वाचित होंगे, या तो अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति होते हैं, इनके द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष और सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती है। ये लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है और अपना प्रतिवेदन सदन को लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को ही सौंपती है। सदन में लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में सभापति, तो उन्हीं को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। संसदीय समितियां कितने भागों में है? दो भागों में, एक अस्थायी समितियां और दूसरा तदर्थ समितियां हैं। तो अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। अस्थायी समितियां अस्थायी होती है जो निरंतर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। इनका गठन जब भी समय पड़ता है तब भी गठन कर लिया जाता है, या प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। तदर्थ कैसी होता है? अस्थायी होता है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसका पूरा होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। जिस कार्य के लिए तदर्थ समिति का गठन होता है वो कार्य समाप्त होने के बाद तदर्थ समिति को भी समाप्त कर दिया जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। किसी विधेयक पर प्रवर समितियां जो होती है या उसी को संयुक्त समितियां कहा जाता है, वो तदर्थ समितियां होती है। जब भी काम पड़ता है उसका विधेयक पर तो उसका गठन किया जाता है, कार्य पूरा होने के बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रमुख अस्थायी समितियां कौन सी है? पहला है वित्त समितियां, दूसरा है विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, और पांचवा है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां। छठवा है सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि, ये सब अस्थायी समिति हैं। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। तो वित्त समितियों में कितनी समिति आती हैं? 3 आती हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। सदन विशेष की अस्थायी समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग क्रमशः 2:1 का होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सदन विशेष की अस्थायी समितियाँ जो अस्थायी समितियाँ होती हैं तथा अपवाद स्वरूप का मतलब है कि प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियां, जो भी समिति अस्थायी समिति बनती है दोनों सदन के सदस्यों से मिलकर बनती है प्राक्कलन समिति को छोड़ करके। तो लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों का अनुपात कितना होता है? 2:1 का होता है। 2:1 का अनुपात होता है लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का अनुपात।
अस्थायी समिति बनाने के लिए। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है। तो लोक लेखा समिति या सार्वजनिक उपक्रम की समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो समिति बनाई जाती है, इनके सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है। चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। बाकी लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर समिति जो बनाई जाती है, इसको सदन के सदस्यों द्वारा बनाई जाती है। बाकी अन्य समितियां सदन के जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष होता है, उनके द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। लोक लेखा समिति का काम क्या है? सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इसके सदस्य, प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 30, और टोटल लोकसभा के ही होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा रही है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं, ये देखती है प्राक्कलन समिति। किसका काम है? प्राक्कलन समिति का है। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? इसका कार्य है भारत सरकार के विनियोग, लेखा और नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसके प्रतिवेदन की भी जांच करती है लोक लेखा समिति। अब सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। जो सरकारी उपक्रम के प्रतिवेदन है, लेखा जोखा है, उसकी जांच करती है। इसके नाम में ही छुपा है सरकारी उपक्रम समिति। अब याचिका समिति क्या होती है? याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 होती है। जो याचिका समिति के सदस्य होते हैं, उससे 25 होते हैं टोटल सदस्य, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा के अध्यक्ष को। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। उसके बाद जब ये इसकी जांच होगी तो वो विपक्ष का नेता होगा। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति का जो अध्यक्ष होगा, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। विपक्ष के नेता में से कौन अध्यक्ष बनेगा लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के लिए? इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला है भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद समितियों के माध्यम से नियंत्रण करती है प्रशासन पर। तो इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। भारतीय संसद संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरणार्थ, लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है। लोक वित्त पर नियंत्रण 3 समिति के माध्यम से करती है। कौन कौन सा है? एक लोक लेखा समिति है, दूसरा प्राक्कलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं है। तो संसदीय समितियों से रिलेटेड कोई उपबंध संविधान में नहीं है। अगला है, कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो चलिए जान लेते हैं कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है।
संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य है उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किए जाते हैं अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करेंगी। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं। लोक लेखा समिति अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, एक लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की भी जांच करता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य पूरे लोकसभा के सदन के ही होते हैं जो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्यता बरती जा रही है तथा संगठन या कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या सुधार हो रहा है। ये कार्य प्राक्कलन समिति का है, जो कि सबसे बड़ी समिति है। तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के सदस्य, 7 राज्यसभा के। 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकार उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। सरकारी उपक्रम समिति तो ये सारी सरकारी रिपोर्ट की जांच करती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी रिपोर्ट की जांच करती है। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। नोट: उपर्युक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां संसदीय नियंत्रण का अंग है सार्वजनिक व्यय पर, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा संघ तथा राज्य के दोनों लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। तो राज्य के दोनों लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है और संघ का भी करता है लोक लेखा महालेखा परीक्षा। चौथा है याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या 25 होती है, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। इनका सदन में निर्वाचन नहीं होता है, अध्यक्ष या सभापति द्वारा इनका नाम निर्देशित होता है याचिका समिति के अध्यक्ष का। इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। जब तक इसका पुनः नई गठन नहीं होगा याचिका समिति का, तब तक ये बनी रहेगी पुरानी वाली। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस समिति का कार्य क्या है आज याचिका समिति का, कि लोकसभा व राज्यसभा को जो प्रस्तुत की गई याचिका है उस पर विचार करने का काम है। अगला है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो सार्वजनिक व्यय पर कौन है, लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है। और कौन सी है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और कौन सी है, सरकारी समिति है। सरकारी समिति है, एक सेकंड देखते हैं। हाँ, सरकारी उपक्रम की समिति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा इसका अंग नहीं है सार्वजनिक व्यय पर, तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम के नियंत्रक एवं महालेखा नहीं है। अगला है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है, तो 2:1 का अनुपात होता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। अगला है कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या दिया गया था,
दूसरा वाला इसमें गलत है। इसमें दिया गया है कि जाने माने व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं, व्यापार वाले नहीं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होते हैं। ये पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला। अगला क्वेश्चन है, देखो, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए बताते कौन सा कथन सत्य है। पहला है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं। हाँ, लोक लेखा समिति में 15 राज्यसभा लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, तीनों लोकसभा से होते हैं। तो पहला सही है। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देश में कार्य करती है, ये भी सही है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषद, मंडल, आयोग के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो तीसरा भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो लोक लेखा समिति का काम होता है शासन के वित्तीय, लेखा एवं विनियम तथा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी रिपोर्ट का भी परीक्षण करती है लोक लेखा समिति। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है, तो संसद को करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देती है, लोकसभा के स्पीकर को देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, लोकसभा में की जाती है, और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। फिर लोकसभा का अध्यक्ष जो है विपक्ष के किसी भी नेता को अध्यक्ष चुनता है, फिर उनका अध्यक्ष बना करके उनकी जांच होती है। तो विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बना करके उनकी जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बताना है कि कौन सा सही है। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। तो लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है क्या लोक लेखा की संसदीय समिति। तो क्या हो जाएगा, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य नहीं, लोकसभा के केवल 15 ही होती, इसलिए पहला गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है, सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो ये भी सही है। तो बी सही हो जाएगा। 2 और 3 पहला वाला गलत है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन दिया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है। तो लोक लेखा समिति, याचिका समिति, स्टॉक बाजार स्कीम विभागीय समिति। तो चलिए इसका मिलान करते हैं फ्रेंड्स, इनका मिलान करते हैं। तो जो लोक लेखा समिति है ये वित्तीय समिति होती है, और याचिका समिति क्या होती है, कार्यकारी समिति होती है। जितनी भी याचिका संसद में दी गई होती है उनका लेखा जोखा या जांच करना याचिका समिति का कार्य है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति तदर्थ समिति होती है। तदर्थ मतलब अस्थायी, कुछ दिनों के लिए। विभागीय समिति क्या होती है, स्टैंडिंग समिति होती है विभागीय समिति। तो लोक लेखा समिति वित्तीय समिति होती है। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो किस में संबद्ध नहीं किया जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होता है, एस्टीमेट कमेटी में नहीं होता है, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी में होता है। तो प्राक्कलन या आकलन कहा जाए या एस्टीमेट कमेटी कहा जाए, इसी को प्राक्कलन या आकलन को एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 कहाँ के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो आकलन समिति या प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट समिति कहा जाता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं।
तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ कौन सी है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये तीनों हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ABC। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्राक्कलन समिति 30 सदस्य पूरा लोकसभा से, और लोक लेखा समिति में 22, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। लोक उपक्रम समिति में भी 22 होता है, तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से 1 वर्ष कार्यकाल इनका भी, और इनका भी तीनों का 1 वर्ष कार्यकाल होता है। बताना है कि भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ कौन कौन सी है? तो सार्वजनिक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति भी है। तो इसका तीनों आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो संसद की अस्थायी समिति कौन सी नहीं है? एक अस्थायी समितियाँ होता है, एक तदर्थ समिति होता है। तदर्थ समिति क्या होता है? कुछ दिन के लिए होता है। तो अस्थायी समिति 3 होती हैं। कौन कौन सी? आकलन या प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक समिति, ये 3 होता है। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, समीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति, ये सभी क्या होते हैं? अस्थायी समिति होती है। तो विकल्प में 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों क्या है? अस्थायी समिति है। लोक लेखा समिति, आकलन समिति, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी समितियाँ अस्थायी समिति हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की जाती है? तो देखो, सार्वजनिक उद्यम के बारे में गठित होती है, सरकारी आश्वासनों में होती है, आकलन में भी होता है, अल्पसंख्यक के कल्याण के मामले में नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा रेलवे अंचलों के परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं। तो इसमें कितने शामिल हैं? 30 सदस्य शामिल हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के हैं। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संसदीय समिति के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 जनवरी 2011 को, राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को घोषित किया गया। 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय गठित समिति गठन की गई। इस संयुक्त संसदीय समिति के कुल 30 सदस्य थे, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के थे। इस समिति के अध्यक्ष थे PC चाको तथा इनकी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो PC चाको था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और संसद को सूचित करती है कि जो विनियम या नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्योजित है, उनका कार्यकाल उनकी कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का कार्य है। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उपनियमों या उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। तो कौन इसको बताता है? इसको बताता कौन है? अधीनस्थ विधायन संबंधी जो समिति होती है वो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों की पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला दिया गया संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, सही है। संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समिति, ये भी सही है। वित्त आयोग नहीं करता है। वित्त क्षेत्रीय सुधार नहीं करता है। नीति आयोग नहीं करता है। तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।